नमस्कार, मैं दीप्ति मिश्रा वादे के मुताबिक आ गई हूँ आप सबसे मिलना। आज हम लोग मुलाकात करेंगे अमिता परशुराम जी से। मुझे पता चले कि आप लोगों में से कौन आया है। आप एक दो लोग आ जाओ, फिर उसके बाद बात आगे बढ़े। इस पे लाइव नहीं दिख रहा है। यस, चेतन आप भी दिख रहे थे। ओके, चलिए साहब। तो ओके, 2 कमेंट भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग यस। तो दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था, मैं हाजिर हो गई हूँ। राजीव भाटिया साहब आइए, वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार। संतोष आओ, वेलकम। तो दोस्तों, हाँ, टाइम से आ गए हम लोग, 6 बज गया है। और मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ अमिता परशुराम जी से। अमिता जी बहुत अच्छी शायर हैं, आप सब जानते होंगे उनको। साइकोलॉजी की प्रोफेसर है। तो आज हम लोग कुछ दिल की बातें करेंगे। कुछ अमिता जी कहती हैं कि उनका जीवन जो है वो एक खुली किताब है। तो हम किताब के पन्ने कुछ पलटेंगे, कुछ अतीत में जाएंगे, कुछ वर्तमान की बात करेंगे और कुछ फ्यूचर के बारे में भी जानेंगे कि वो क्या कहती हैं। तो मैं अमिता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए। अमिता जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है। रवि हाँ, नमस्ते जी, वेलकम। बहुत इंतजार था। मैंने भी बहुत इंतजार किया आज के दिन का। क्या बात है। तो देखिए, बहुत सारे लोग आ गए हैं आपसे मिलने के लिए। आप दोनों को, हम लोग को नमस्कार कर रही हैं। नमस्ते फाइन आर्ट्स, अच्छा श्वेता सिंह आ गई हैं, ठीक है। तो अमिता जी, हम लोग टाइम को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे और बगैर किसी भूमिका के और बगैर किसी तमीज के, आपका परिचय मैंने करा दिया है सबसे, तो बगैर, है ना, हम सीधे सीधे बातों पे आते हैं, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, इसमें से किसी चीज में इंटरेस्ट है आपको? जी बेशक, मुझे खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। और कढ़ाई सिलाई नहीं, मुझे सुई में धागा डालना आता है। बस वहीं तक महदूद है। लेकिन खाना बनाने का बहुत शौक है, बहुत। और सिर्फ वेजिटेरियन खाने बनाती हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। और कोशिश होती है थोड़े साउथ इंडियन, थोड़े नॉर्थ इंडियन, थोड़े इधर के, थोड़े उधर के, थोड़े कॉन्टिनेंटल जी। तो खाना बनाना कहाँ से, मम्मी से, मतलब ये हमारे घर में ये माहौल था कि सबको अपना अपना काम आना चाहिए, मोहताजी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी माँ हमें बचपन से ही ड्यूटीज बांटते थे और काफी सख्ती से सिखाते थे कि अभी बड़ी फैमिली है, आज तुम्हारी चांस है फुलके बनाने का, आज तुमने ये सब्जी का ये करना है। अगर बड़ा खानदान है तो 2 किलो भिंडी बननी है तो एक एक भिंडी को धोना और फिर साफ करना, उसको पोंछना। हमने बहुत सीखा है उनसे, उनकी सुपरविजन में। और आज वो सब काम आ रहा है। तो बचपन में आप कैसी थी, शैतान बच्चा थी कि बड़ा समझदार बच्चा जो होता है कि माँ बाप का कहना मानने वाला? नहीं, मैं क्वाइट थी, बहुत क्वाइट थी, बहुत इंट्रोवर्टेड थी और कहना भी मान ही लेती थी। थोड़ी जिद्दी कभी कभी हो जाती थी तो नाराज हो जाती थी, लेकिन कहती कुछ नहीं थी, चुप कर जाती थी। तो डांट पड़ती थी बचपन में आपको? मुझे कम पड़ी है क्योंकि मैंने बदतमीजी की ही नहीं। लेकिन कभी कभार की याद है, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जब आवाज से ही मर जाते थे, वही डांट थी। तो बचपन आपका पूरा दिल्ली में ही बीता? जी, पैदाइश बचपन सब दिल्ली से। अच्छा, बहुत प्यार है मुझे। पहला ये जो एक एहसास होता है ना, इश्क का, प्यार का, वो कब महसूस हुआ? ये तो गलत बात है। हम नाम नहीं पूछ रहे हैं। मतलब आई थिंक
बहुत नॉर्मल रही हूँ मैं इस मामले में, बहुत ही नॉर्मल रही हूँ। मुझे लगता है जैसे वो देखिए वो एहसास तो हर कोई महसूस करता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 9th में 10th में आते हैं तो थोड़ा सा वो कौन हमें देख रहा है कौन नहीं देख रहा, उसी से बहुत अच्छा लगता है। फिर कॉलेज में पहुंचते हैं तो दोस्तियां होती हैं, और अब वो प्यार और दोस्ती का फर्क उस उम्र में पता कहाँ होता है। नहीं, वो जो एक जो पहली लहर उठती है ना, जो वो एहसास आता है, मतलब इसके पहले तो वो एहसास ही नहीं होता, हम बच्चे होते हैं। वो तो बहुत पहले हो गई थी देवानंद साहब के लिए, हजारों उनकी फोटोज काट काट के रखी थी सालों साल तक हमने, तो वो जगह तो भूल गई थी। तो ये आम इंसान क्या करेगा मेरी जिंदगी में। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बचपन से आगे निकलते हैं। तो फिर असली इश्क कब हुआ आपको? मुझे इश्क हुआ या हुए? ओह, तो हम अरे मुंतजिर बताइए ना। मैंने बहुत सारी मोहब्बतें की हैं, बहुत लोगों के साथ और बहुत तरह की मोहब्बतें की हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही नैरो अप्रोच है जब हम इश्क और मोहब्बत को महदूद रखते हैं किसी एक शख्स के साथ। मैंने आई थिंक आई वाज जस्ट टू मैच्योर फॉर माय टाइम्स। मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि वो जैसे हिंदी फिल्मों में होता है ना, एक हीरो मिलेगा और बस जिंदगी वहीं जुड़ जाएगी। I think I was just too ahead of the times when I was born. तो कॉलेज में एक बहुत प्यारे दोस्त बने थे हमारे, वो हमें बहुत एडमायर करते थे, और हम I was 17 and he was 19. He was following his medical education. I was doing psychology. तो वो बड़ा प्यारा सा रिश्ता था, हालांकि हम कभी शायद मिले भी सालों साल में एक बार हूँ, वो दिल्ली के नहीं थे, लेकिन वो एक फीलिंग बड़ी अच्छी होती है एडमिरेशन की, और एक बहुत रिस्पेक्टफुल एडमिरेशन था। तो मजे की बात यह है कि वो हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं, और आज भी हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं कभी फोन पर, तो याद करते हैं कि कितना प्यारा वक्त था। लेकिन हम लोग अपनी एजुकेशन में रहे, ये बहुत ही ये पता कैसा प्यार होता है ये था, जिसमें हम इसी में खुश थे कि एक चांद है जिसे तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ। बहुत ही इनोसेंट प्यार होता है ये जो कनेक्शन, और हमारे ख्याल से वो कनेक्शन अभी भी होगा आप लोग के बीच में, है ना? ये आई थिंक ये सब चीजें एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग मांगती हैं, जो हमारे देश में उसकी कमी है, मुझे लगता है। अच्छा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे फिर आपका जो विवाह हुआ, तो वो क्या था? वो लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, या इट इज आपकी भाषा में लव मैरिज, मेरी भाषा में चॉइस मैरिज। और लव तो नेचुरल है कि होगा तो चॉइस करेंगे हम, है ना? तो मैं मिली थी रवि से, मेरी एक दोस्त है, उनके भाई की शादी में, वो उनके भाई के दोस्त थे, बड़ा फिल्मी है, तो तो उन्हें पता चला था कि हम अटेंड कर रहे हैं शादी, तो उन्हें बताया गया था भाई आइए हमारी एक दोस्त को मिलिए। मेरी दोस्त जो हैं उन्होंने ही ये अरेंज किया था कि भाई ये जरूर मिलें। उसकी जजमेंट ठीक थी कि ये लोग एक दूसरे को पसंद करेंगे, तो शादी में फिर फंक्शंस अटेंड किए। उनकी शादी खत्म होने तक हमारी शादी की बातचीत शुरू हो चुकी थी, तो गुड। अच्छा, तो फिर ये मैरिज के बाद आपका सरनेम परशुराम हो गया ना? जी जी। इससे पहले क्या था आपका सरनेम? पाहवा, PAHWA, पाहवा। पंजाबी है जी। तो जब ये बदला तो आपको कैसा लगा? मुझे जब आप पाहवा से परशुराम हो गई तो आपको कैसा लगा? मुझे कुछ खास फर्क नहीं लगा। मुझे लगा कि ये तो कन्वीनियंस होनी चाहिए, हमारे बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। और मैं उस तरह की फेमिनिस्ट नहीं हूँ कि नाम पे अटक जाऊं। मुझे लगता है मेरी फेमिनिज्म इज अबाउट लिविंग वेल, मैं अपनी मर्जी से जी पाऊं। एक नाम से तो ये कन्वीनियंट था। और मेरा तो सबसे मजेदार ये था कि मैं परशुराम जब शादी तय हो गई तो मैं तरह तरह के साइन करके देखती थी कि अब मैं अपने बच्चों के रिपोर्ट्स पर कैसे साइन करूंगी, और 10-15 बनाए, और उसमें जो अच्छा लगा वो आज भी है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। इस चेंज को आपने बहुत मतलब खुशी के साथ एक्सेप्ट किया? जी जी बेशक। मैं तो आपको दिखाऊं, वो कागज मेरे पास पड़े हैं तरह तरह के
अमिता परशुराम लिखूं या ए परशुराम लिखूं, माय हस्बैंड इज ए कैमेलियन, तो वहां पर हस्बैंड का नाम नेक्स्ट होता है अमूमन। तो मैं अमिता रवि लिखकर भी साइन कर रही थी। मैंने तब काफी ट्राई किया, तो मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सडनली जैसे एक आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक एक नाम था जो अमिता पावा के नाम से जानते थे आपको, सडनली चेंज हुआ ये, तो आपको अपने आप में कोई ये लगा कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें कुछ असर इस बात का कि आप कुछ और हो गया? नहीं, मैं समझती हूँ जो लोग इस नाम को लेकर झगड़े रखते हैं, ये बहुत ही शैलो थिंकिंग है। हाँ। मेरी जिंदगी में जिस तरह की मुझे फ्रीडम है और स्पेस है कि मैं रवि के साथ रह रही हूँ, तो मेरी स्पेस में मैं खुद जो हूँ वही होकर रह सकती हूँ, ये ज्यादा बड़ा एहसास है। अच्छा। और मुझे नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। मतलब पाहवा फैमिली में थी तो पाहवा हो गया, मैं कोई चौहान फैमिली में होती तो चौहान हो जाता। चॉइस तो वहां भी नहीं थी ना, पैदा होने से हो गया था। कौन सा मैंने चॉइस की थी? तो मेरा जो पहला नाम है अमिता, पैदा होने, चॉइस तो हमारे पास पैदा होने की भी नहीं है, वो भी सब पहला नाम है, पहला नाम अमिता, उससे जरूर कनेक्टिविटी है। अगर मुझे वो कोई बदलने को कहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी, अच्छा, तो इसीलिए आपने जो अपना तखल्लुस रखा है वो अमिता से मीता किया। अब उसकी भी एक कहानी है दीप्ति जी। अमिता का मतलब होता है जो जिसके जैसा कोई नहीं, जी, यूनिक। और मैंने मेरी इंट्रोवर्जन की वजह से मैं हमेशा अपने आप में बहुत रहती थी, सिमटी हुई। मुझे लोगों तक आना, इस तरह ये ओपन बातचीत करना, ये सब बहुत दुश्वारियां लगती थी। जी। तो फिर जब मैंने अपनी पोइट्री को लेकर आई, आवाम तक ले जाने की एक दिल को खोला मैंने इस चीज के लिए, तो मुझे लगा कि अब तो मैं वो लिख रही हूँ जो मेरे एहसास हैं और दूसरों के भी एहसास हैं। और अगर मेरी पोइट्री सबकी कहानी नहीं बन सकती है तो फिर वो मुझ तक ही रह जाएगी। और ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोगों ने मुझे फीलर दिए कि ये शेर तो मेरी जिंदगी से जुड़ा है, किसी ने कहा ये शेर तो मेरी बात बयान करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपना तखल्लुस मीता रखा, क्योंकि उसका मीनिंग है कि मैं और आप हम एक जैसे हैं, हमारे एहसास वाला मीता ना, वाला। जी। क्या, अच्छा, आप ये बताइए कि साइकोलॉजी की आप प्रोफेसर तो हैं ही हैं, इसके साथ में आपने लोगों को मतलब काउंसलिंग भी आप कर रही हैं? मैं नहीं कर रही अब, लेकिन एक जमाने में की थी। अच्छा, तो उसके कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हम लोगों के साथ। मतलब किस तरह के लोग आपके पास आते थे मदद के लिए? देखिए, साइकोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, मुझे हमेशा से लगता था कि इसमें एक एप्लीकेबिलिटी है जो अगर किताबों तक रह जाएगी तो फिर वो उस सब्जेक्ट की फुल यूटिलिटी नहीं है। तो ये किताबें जो है, इनको ट्रांसलेट करना कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए, किसी की जिंदगी में काम आ सके, ये एक मेरा जुनून हमेशा से रहा है अपने सब्जेक्ट को लेकर। तो मैंने जब धीरे धीरे, एक जमाने में हम लोग हेल्प करते थे लोगों की, लेकिन अब टेक्निकली तब हम कर पाते थे क्योंकि तब वो RCI की लिमिटेशंस नहीं थी, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की जो सर्टिफिकेशन होती है। लेकिन आज के दौर में मैं कहूंगी कि लोगों को मालूम होना चाहिए, वही लोग थेरेपी कर सकते हैं जो RCI से सर्टिफाइड हैं। लेकिन जब मैंने, जिस जमाने में मैंने मदद करनी शुरू की, तो देखा कि मैं मोस्टली आई यूज्ड टू वर्क विद वुमेन। मुझे लगता है कि मेरा रुझान ये था कि वी आर अ डिसएडवांटेज्ड लॉट इन द टोटल पॉपुलेशन। तो अगर मैं कुछ काम करना चाहती हूँ तो मैं औरतों के जो मसाइल हैं उससे जुड़ूं। तो एक तो जो सबसे कॉमन चीज मैंने देखी वो थी डिप्रेशन। ओके। और ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा कि मैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट करूं, लेकिन बहुत हद तक उसका रीजन जो मैंने देखा वो था कि अपने आप से डिस्टेंट होके जो जीती हैं औरतें, जो अपनी जिंदगी, अपने डिजायर्स, अपने उसूलों के, अपनी सपनों के हिसाब से नहीं जी पाती।
तो ये अपने आप से दूरियां रख के जीना होता है, ये एक बहुत ही रेगुलर फीचर था जो दिखता था मुझे। एंजाइटीज भी थी, कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी सामने आते थे। जहां सीरियस केस होते थे वहां हम उनको हॉस्पिटल्स में या साइकाइट्रिस्ट के पास रेफर कर देते थे, क्योंकि ये उनका काम था। तो एक तरह की इंटरवेंशन थी। ओके, तो ज्यादातर औरतें, आपको क्या लगता था कि मतलब कैसी थी, कामकाजी थी या घरेलू औरतें थी, या किस तबके की औरतें आती थी? ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है, हर तरह के औरतों से डील किया है मैंने। वो भी जो बहुत ही लो इनकम ग्रुप से थे, ज्यादा नंबर मिडिल क्लास में से था। उनके स्ट्रेसेस में कॉमनैलिटी थी, जिम्मेदारियां बहुत थी, सपोर्ट बहुत कम था। और बहुत ही हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से भी थे लोग। उनके कॉजल रूट्स अलग हो जाते थे, लेकिन डिप्रेशन तो डिप्रेशन। तो आपने क्या पाया कि क्या था कारण? मतलब औरतें, जहां तक मुझको लगता है कि एक साथ दो किस्म की जद्दोजहद में वो होती हैं। एक, उनको अगर उनका अंतस जागृत है तो कहीं एक तो उनको अपने आप का, अपना व्यक्तित्व, अपना स्व जो है उसको मनवाना होता है, उसे जगह देनी होती है, खुद उस जगह जहां वो है, उनका परिवार जो एक है हमारे यहाँ लड़के लड़कियों में जो डिफरेंस है, या कुछ सीमाएं बहुत निश्चित कर दी गई हैं लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए, कि बस ये है। तो और एक है कि घर से बाहर, तो एक घर के बाहर की दुनिया है, तो जो बाहर निकलती हैं वहां फिर एक दूसरी मुहिम है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये दोनों मुहिम को एक साथ जो औरतें फेस करती जाती हैं और मैनेज करती हैं और वो बनाती हैं बैलेंस, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि ये चैलेंज बहुत ही बड़ा है। और हमारे जो मॉडर्न टाइम्स में जो औरत, एक तरफ से तो हमें एक ये छूट है, आप एजुकेशन मिलती है, फिर जॉब भी करते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन मैं आई ऑफन से दिस कि औरत का जो रोल है वो बदला तो है, लेकिन बदलने में एक्सपेंशन ज्यादा हो गया है और सपोर्ट कम हो गया है। क्योंकि सोसाइटी अभी उतनी नहीं बदली जितनी औरत बदल गई है। तो अभी जो एक सोसाइटल माइंडसेट है या आदमियों का माइंडसेट है, उस बदलाव में तो अभी बहुत और बदलाव चाहिए। यानी कि सिंपल एग्जांपल ये है कि उनकी जिम्मेदारियां जो है बढ़ गई हैं औरतों की। वो कमाती भी हैं और घर भी चलाती हैं। अब घर के काम की डिवीजन या सपोर्ट होना या बच्चों की जिम्मेदारियां या उनकी उस तरह का रिलेटिवली स्लोअर प्रोसेस है, हो तो रहा है। हाँ, तो ये जिम्मेदारियां भी तो औरत ने खुद ही ली है ना, मतलब उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये प्रेशर दिखता नहीं है, इनविजिबल है। खुद उन्होंने ये कहा कि मैं अगर जॉब करना चाहती हूँ या मेरे अंदर सलाहियत है, मैं उसके बेसिस पे कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, तो उसके साथ साथ वो स्पेस भी तो बननी चाहिए जहां जो जेंडर रोल उसको दिया गया है ट्रेडिशनल वाला, उसमें भी तो कमी लाए ना सोसाइटी। दिस इज नॉट फेयर। हाँ, नहीं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर वसी हो गया हमारा सारा का सारा काम जो है, हमने खुद अपने आप को इतना ज्यादा फैलाव में हम ले आए हैं कि हर फील्ड में हम हैं और हर फील्ड हमारी है, तो हमें करना ही पड़ेगा ना वो सब। फिर मतलब ये अगर हमारी चॉइस है, अगर ये हमारी चॉइस है तो फिर हमें शिकायत क्यों? नहीं, लेकिन हम तो शिकायत अपने काम की तो कर ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है शिकायत ये है, why should it be that when a woman wants to work, she is pushed into expanding herself, कि जो पहले जेंडर रोल दिया गया था वो तो करना ही है, उसके बाद का काम तुम करो या ना करो, ये एक्स्ट्रा काम है तुम्हारे लिए। ये कोई शादी, देखिए शादी दो लोगों के बीच होती है, और अगर वो भी औरत भी जाके कमा रही है, आदमी भी कमा रहा है, तो घर के कामों में भी तो डिवीजन हो ना। क्यों सारे काम सबके हैं वो, लेकिन वो चीज इंडिया में अभी आई नहीं है। अगर मैं 100 घर देखती हूँ तो उसमें से 5 या 10 में होगा कि मिलजुल के काम होते हैं, 90% में नहीं होगा। तो औरत के जो प्रेशर्स हैं, स्ट्रेसेस हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम है।
ओके, अच्छा अमिता जी ये बताइए, आपके एक बेटा है ना जी? तो वो जो मदरहुड था हाँ। उसका एक्सपीरियंस बताइए, आपको कैसा लगा? वो जो एक माँ का एक सुख होता है, मातृत्व का जो एक सुख होता है, उसके बारे में बताएं। मेरे लिए तो आई थिंक द मोस्ट वंडरफुल डेज एंड द मोस्ट स्ट्रेसफुल डेज हैव बीन मदरहुड, बट मोस्ट वंडरफुल डेज बिकॉज आई हैव लव्ड एवरी मोमेंट। मतलब उस जमाने में हमारे सेलफोन नहीं होते थे, लेकिन मेरा रिको कैमरा में हमेशा फिल्म होती थी, उसका एक एक मूवमेंट को कैप्चर करना। उसने अगर पहली बार साइड ली है अपने आप, तो अगर पहली बार हाथ में बॉटल पकड़ी है, तो मुझे तो इतना मजा आया है कि मुझे लगता है पता ही नहीं चला कब निकल गया टाइम और बच्चा बड़ा भी हो गया। उसका पहला कदम, उसका चलना, उसका पहली बार जब उसने खाया कुछ, उसका अन्नप्राशन, पहली बार उसने अपने झूले में किक बोलो तो किक किया पाँव से। I captured all those memories. I have thousands of pictures which I keep looking at every year, once a year. और वो जो जब चलना सीखते हैं बच्चे लड़खड़ा के, और जब चलने के बाद वो उनकी रेंज में जितना सामान होता है वो सब छुपा छुपा के रख देते हैं हम लोग। हाँ, घर में कहानियां हुई थी, जो टूटने वाली चीजें हैं उनको उठाया, अलग रखा, और किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करें उसमें बदलाव आता है कुछ वक्त तो ये। लेकिन मुझे लगता है जो खुशी हमें मिलती है ना बच्चे के साथ, एनी प्राइस इज वर्थ इट। राइट जी। हमें याद है एक जमाना था जब हमारे बड़ा बेटा हुआ था, ये चलने लगे थे, तो एक जमाना था हमारी ड्रेसिंग टेबल बहुत सजी रहती थी, उसमें क्या नहीं होता था। फिर उनके जब वो चलने लगे तो जमाना ये आया कि हमारी ड्रेसिंग टेबल में जूते चप्पल रखे जाते थे। मैं आपको बताऊं, वो 5 रखते थे। हाँ, मुझे याद आता है उनके होने से पहले मैं बहुत पर्टिकुलर थी, रूम कैसे सजा के रखना है, इस ड्रॉर में ये, एक में मैंने बूटीज और पफ और पाउडर, जॉनसन बेबी पाउडर सब सजा के रख दिया। तो दो फोटो में मेरे पास, एक वो जो उनके होने से पहले में है कमरा, एक जब वो 16 साल के थे, तो यहाँ नैपकिन पड़ी है, वहां दवाई पड़ी है, यहाँ कॉटन है, सब तरतीब उड़ गई, गायब हो गई। लेकिन बहुत मजेदार था। किचन में काम करना तो स्लैब पर उसको बैठा लेना, दिल लगाने के लिए एक पैन और एक चम्मच दे देना, ठक ठक ठक, और वो खुश। जी वाकई बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं वो। ये मदरहुड, मतलब हम लोग ब्लेस्ड हैं कि ये हमको ये मिला है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम ये सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या है? Yeah, I think men are deprived of a very important experience. हाँ बिल्कुल। बहुत तरस आता है कि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि मातृत्व होता क्या है। लेकिन अब समझने लगे हैं, अब तो काफी कुछ, मतलब नहीं, वो यहाँ समझ सकते हैं ना, बॉडी में तो नहीं समझ सकते। हाँ, बॉडी में तो हाँ डेफिनेटली इसको समझना। तो चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुंचते हैं अब उस पड़ाव पे जहां से आपने शायरी का आगाज हुआ। तो ये जो आप शायर है, जिस अमिता को हम जान रहे हैं, इसको कब महसूस हुआ कि ये कुछ एक्सप्रेस करना चाहती है, ये कुछ लिखना चाहती है? आई थिंक मुझे तो बचपन से ही बहुत सी ऐसी इमेजेस हैं मेरे माइंड में। मुझे स्केचिंग का भी शौक था, तो कभी कभी मैं स्केचिंग करती थी, और शायरी का शौक मैंने कई बार कई जगह पर ये शेयर किया है, मेरे वालिद साहब की वजह से था, क्योंकि उनकी उर्दू बहुत ही हाई लेवल कमांड थी उर्दू पर, और बोलचाल में हमारे घर में पंजाबी उर्दू होती थी, और पापा जी हम बोलते थे उनको, तो वो पापा जी हमें जो भी कहते थे, कभी कोई जवाब देते थे तो शायरी के माध्यम से कई बार देते थे, तो हमारी समझ में हो या ना हो, लेकिन दिल से वो याद कर लेते थे कि इसको याद करो ये 2 लाइनें, और फिर जवाब ढूंढो और वापस आओ, नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगा। तो उस तरह से धीरे धीरे जो मेरा इंटरेस्ट था वो तो बन ही चुका था बचपन से ही। लिखने वाला जो मुझे पहला एक्सपीरियंस याद है वो क्लास 6 का है। हमारी टीचर ने एक वो दिया था क्लास में कंपटीशन कि मुस्कुराहट थीम दिया, और इस पर सारे कविताएं लिखो, तो जो बेस्ट होगी उसको कोई अवार्ड मिलेगा, तो हमें मिला था अवार्ड उसके लिए। अरे वाह, कुछ याद है, कुछ लाइनें याद है उसकी? कुछ भी याद नहीं।
बस ये याद है कि मैं बहुत मुस्कुराई थी अवार्ड के बाद, मुस्कुराहटें लिखकर। बाकी कुछ याद नहीं है। क्या बात है। अच्छा, तो उर्दू आपने सीखी भी है क्या? मतलब रस्मुल खत सीखा है आपने? लिखती हैं आप उर्दू? बिल्कुल सीखा। इसकी शुरू में बहुत कमी महसूस होती थी जी। बहुत सी शायरी हम पढ़ नहीं पाते थे। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि बहर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर उर्दू आती हो तो आप ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तख्ती तो करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने बहुत कॉलेज जाने के बाद उर्दू अच्छा। एकेडमी ज्वाइन की थी मैंने एमए के बाद। तो जी। दैट वाज माय फर्स्ट इनिंग्स। फिर हाँ। कई सालों के बाद फिर मैंने वो कोर्स भी किया इधर उर्दू एकेडमी का, टेस्ट वेस्ट दिए, तो नंबर भी अच्छे खासे आ गए थे, 70%। वाह। नॉट बैड। अच्छा, तो शुरुआत आजाद नज्म से हुई आपके? हाँ, बचपन में कविताएं और आजाद नज़्में दिखती थी। पाबंद शायरी जो है वो बड़े होने के बाद धीरे धीरे उस चीज की तरफ मैं बढ़ी। लेकिन ये है कि पाबंद शायरी मेरे जहन में हमेशा से थी, क्योंकि हाँ, तो पाप ने वो मतलब जी। वो फिल्मी गानों की वजह से एक रिदमिक वे ऑफ स्पीकिंग वाज ऑलवेज देयर। ओके, तो कौन से गाने थे जो जो आप गाती थी और वो उनका मीटर आपको याद रह जाता था? नहीं, गानों का मीटर एज सच नहीं याद रहता था, लेकिन जैसे कि जो हेल्प मिलती थी, कभी कोई इंस्ट्रक्शन, तो पापा जैसे कहेंगे अच्छा इसको मैं कैसे ये बनाऊं, अच्छा तुम ये इसमें लाइन डालो, डम डम डिगा डिगा, अच्छा इसमें हाँ, लाइन डालो, क्या वर्ड्स हाँ, इसमें ऐड करोगे। तो या फिर हम्म। उन्होंने एक बार कहा कि एक मेरी जिंदगी एक तेरी जिंदगी, इसको बोलते रहो। हाँ, वाह, तो वाह। वो ये जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस थी ना, इन्होंने मुझे रिदमिक वे में, एक म्यूजिकल वे में करेक्ट। सोचना सिखाया ताकि मिसरे उस तरह बन के आए। क्या बात है, डम डम डिगा डिगा, अरे हाँ, और इसी में डालने के लिए भीगा भीगा को बिगा बिगा कर दिया गया हाँ, है हाँ, गाने में, हाँ, है ना। हाँ, तो हाँ। इस तरह से धीरे धीरे देखिए एक एक कदम बिना सोचे बिना प्लान किए ये सब हुआ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं जस्ट जो करना चाहती थी वो कर लेती थी, ओके। और आज भी यही अच्छा करती हूँ। जी, तो फिर पाबंद शायरी की तरफ जब आप बढ़ी तो आपके उस्ताद मोहतरम? देखिए मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं दो, जिन्होंने कि मेरे काम की इस्लाह के लिए मेरे साथ दिया है। और अभी खास तौर पर जब अब मार्केट में जब मैं आई तो मैंने इस्लाह के लिए उन्हें अपनी गजलें दी और बताया कि भाई बताएं अगर कुछ इसमें आप सोचते हैं बेहतरी हो। तो उसमें सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगी नसीम अजमल साहब का। ही इज अ मैथमेटिशियन बट बाय चॉइस एंड बाय पैशन अ पोएट। और उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगी आसिफ कमाल साहब का, जो कि अदरवाइज जॉब करते हैं, उनका भी ये पैशन है। तो इस तरह से बातचीत, जो बातें होती है ना दोस्तों के साथ, वो उनमें से जो बातचीत से निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मुझे आसिफ भाई ने कहा कि भाई बड़े कम लोग हैं जो मुतफाइल पर लिखते नहीं हैं, बहुत लिखे हैं 3 टुकड़ों वाला मुतफाइल, 4 वाले तो बहुत लिखते हैं। तो मैंने कहा चार अच्छा वाले ठीक है। तो हाँ, सही कह रही हैं आप, 4 वाले बहुत हैं, 3 बहुत। वाले जी। हाँ, उन्होंने कहा 3 टुकड़े लेकर कभी कोई बनती नहीं है, तो बड़े मुश्किल है। तो मैंने कहा मुझे चैलेंज लेने की तो आदत है। हाँ, 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 तो हाँ। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं करूंगी। फिर जब कभी हाँ, मूड बना तो 2-3 गजलें हो गई उसमें। एक हाँ, थी हाँ, कि हाँ जी। मेरे हम सफर मेरी जान जां कहूँ और क्या, मेरी मेरे हमसफर मेरी जाने जान जा जां कहूँ और क्या, अरे वाह! हाँ, हाँ, वाह, वाह, बिल्कुल वाह! बातों में है दूरियां हाँ, कहूँ। हाँ, क्या बात है, क्या बात है! तो ये बहुत इसमें मुतफाइलुन मुतफाइलुन मुतफाइलुन, मजा, हाँ, मुझे लगता है कि ये बड़ी मजेदार गेम है। जी, जी, जी। एक और बना था अच्छा इसमें, हाँ, हाँ, अ, न तो खौफ रोजे जजा का हो वही इश्क है, न मैं तो सवाल खौफ हाँ रोज़े इस जज़ा तरह को से वही ये इश्क भी है। वही बहर लेकर वही इश्क है वही इश्क है वही इश्क है। तो इस तरह से धीरे धीरे कदम बढ़ते हैं। ऐसा कभी सोच कर नहीं कुछ किया कि भाई आज क्या करना है और कल क्या करना है। जी, जी, जी। अच्छा, तो ये आपकी इश्क लम्हे अभी आई है वाणी प्रकाशन से, है ना? जी जी। तो ये पहला मजमुआ है आपका? हाँ, दिस इज माई वन एंड ओनली। क्योंकि मैं जब मार्केट में आई तो मुझे मौसीकियत में बहुत दिलचस्पी थी। एक सेकंड हम आपको रोक रहे हैं।
आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे अमिता जी जो मार्केट की बात कह रही हैं, ये मार्केट वो है जो कि फैज साहब के चले आओ अभी के गुलशन का कारोबार चले, तो ये वो वाला कारोबार है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कारोबार ऐसा। जी अमिता जी, प्यार मोहब्बत वाला कारोबार है। जी बिल्कुल, हाँ। थोड़े जुनूनी लोग होते हैं हम नॉर्मल किसी भी तरफ से नहीं है, इसीलिए साइकोलॉजी करती थी कि हम नॉर्मल होते तो शायर नहीं होते, ये तय है ना। बिल्कुल। तो इश्क लम्हे के नाम से एक्चुअली मेरी एक एल्बम भी है। मैं हमेशा से उस्ताद राशिद खान साहब की फैन रही हूँ। वो गजल गायक तो नहीं थे, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन द क्लासिकल फील्ड। और उन्होंने जब वो गाया आओगे जब तुम उस साजना, तो मैंने सोचा कि अगर फिल्मी गाना गाते हैं तो मेरी गजल क्यों नहीं गा सकते। क्या बात है। उनके साथ जो प्रोजेक्ट किया बहुत मजेदार रहा। तो वो उसका भी नाम इश्क लम्हे है, उस एल्बम का। और तो 4-5 एल्बम्स आई, अलग अलग लोगों ने गाई मेरी गजलें। ये प्रोजेक्ट्स बड़े सक्सेसफुल रहे। सबसे लेटेस्ट है हरिहरन जी ने मेरी एक गजल पसंद की और गाई, 1-1.5 साल पहले रिलीज हुई। तो मेरी एक दोस्त है बुशरा, वो मेरी एक जमाने में स्टूडेंट थी, फिर बड़े सालों बाद हम मिले तो दोस्त हो गए। तो ये उनका इसरार था कि मैम आपको अपना इंतखाब करके एक मजमुआ तो बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है और बहुत मतलब इंतजार के बाद आया है यह मजमुआ। तो लेकिन अगर बुशरा नहीं कहती तो नहीं होता, क्योंकि मुझे म्यूजिक में इतना शौक है कि मैं वही काम करती रहती। जी, तो यही हमारा सवाल था आपसे कि आपकी गजलों को ऑलमोस्ट सभी ने गाया है, जितने भी गजल सिंगर्स हैं उन्होंने भी, और जो गजल सिंगर नहीं है उन्होंने भी। तो आपकी गजलें गजल सिंगर नहीं है उन्होंने भी, ये अच्छा लाइन बोली आपने। जी, तो आपकी गजलें गाई गई हैं ज्यादा। ये एक सवाल है कि बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे शायर हैं और अच्छा कह रहे हैं, लेकिन उनकी गजलों में रिदमिक होती हैं, वो बड़ी अच्छी रिदम होती है, लेकिन उनको सिंगर नहीं मिलते या उनकी गजलें नहीं गाई जाती। तो क्या वजह है कि आपकी गजलें गाई गई? मुझे लगता है कि मेरा सबसे पहले तो मेरा अपना इंटरेस्ट था, बिकॉज यू सी आप जो भी करना चाहते हैं जिंदगी में, चाहे तो आप एक्टर बनना चाहते हैं या जो भी, पहले ही इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी होती है। सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये आप सबको सुनने वाली बात है। जो लोग दुनिया से, जमाने से शिकायत करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो अमिता जी की इस बात पे ध्यान दीजिए कि पहला इन्वेस्टमेंट आपका अपना होता है। क्योंकि अगर मुझे अपने पर भरोसा नहीं, मैं खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो दुनिया से क्यों मांग रखूं। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी। मेरा सबसे पहला कदम था कि मैंने एक तो शांति हीरानंद जी जो बहुत ही लेजेंडरी एग्जिस्टेंस रहा है उनका, बेगम अख्तर साहिबा की ताबिंदा सितारा कह लो, उनके शागिर्दों में से। तो मेरा मन था उनकी आवाज में मेरी गजलें हों, वो रिवायती अंदाज में। और उसी के साथ फिर मैंने ये भी सोचा कि जो मार्केट में सिंगर्स हैं उसमें अपनी गजलें जो मुझे अच्छा लगे, तो तब मैंने एक फलक करके चैनल होता था वर्ल्ड स्पेस में, वहां पर मैंने राधिका चोपड़ा की आवाज सुनी, तो मुझे लगा कि भाई चलो देखते हैं इनके साथ करके। तो एज इट टर्न्ड आउट राधिका की तब तक कोई सोलो एल्बम नहीं थी, तो ये हमने फिर अपनी कुछ गजलें राधिका को दी और बोला कि भाई हमें इस पर बनाना है। उसके पहले हमने इसी के साथ साथ बज़्म भी शुरू किया, एक शाम गजलों की मैंने राधिका के साथ ही शुरू की, और उसमें काफी 3-4-5 महीने काम किया, बातचीत सिलसिला, शायरी सिलेक्शन करना, बताना कि ये हमें कैसी महफिल चाहिए, सारा उसमें एक तरह से मतलब मैं टीचर बन जाती हूँ वहां भी। तो ये हमारी पहली एल्बम मिस्टिका म्यूजिक के साथ आई थी, जिसमें ट्विन एल्बम थी, 7 गजलें राधिका को दी मैंने और 7 शांति हीरानंद जी ने गाई। और ये हमारा इब्तिदाई सिलसिला था मार्केट का, कारोबार का। अच्छा, तो हमारा सवाल ये है कि देखिए शायरी की दुनिया आज जो है वो तीन खानों में बटी हुई है। एक है अदब, छपना, आपका आप कहाँ किन मैगजीन्स में छप रहे हैं, या आपका पुस्तक कब आ रही है, आपका दीवान कब आ रहा है, एक ये कि
सिंगर्स आपको कितना गा रहे हैं, गजल सिंगर्स है ना आपके, और तीसरी चीज है मुशायरा। तो मुशायरों में आपकी शिरकत और उसको लेकर के आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? मैं यही कहूंगी कि उसमें मैं बहुत ही कम नजर आती हूँ, और कारण हो सकते हैं, लेकिन आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने अच्छे मुशायरे भी पढ़े हैं। शंकर उशाद मुशायरा में शिरकत की, दिल्ली के उर्दू एकेडमी के सालाना मुशायरे में शिरकत की। तो और उसके अलावा जैसे नशिस्त होती हैं या कोई मुशायरे, कभी फरीदाबाद का हुआ या झांसी का हुआ, इस तरह एक दो बार गई। लेकिन मेरी समझ में यही आया कि मेरी जिंदगी मुझे इस तरह की मोहलत नहीं दे सकती कि मैं बहुत रेगुलरली मुशायरों में जाऊं, क्योंकि जिम्मेदारियां भी हैं, पढ़ाने का काम भी था, फैमिली की जिम्मेदारी के आगे मैं कुछ और रखती नहीं हूँ। 10 मिनट पढ़ने के लिए अगर मुझे 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन खराब करने हैं, तो आई एम सॉरी, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है मेरे पास। तो मैं बहुत ही लिमिटेड तरीके से जाती हूँ। कभी बहुत लगे कि हाँ ये जगह बहुत ही जस्टिस करती है पोइट्री के साथ, तो चली जाती। दूसरी बात होती है कि मुझे मुशायरे इसलिए भी नेसेसरी नहीं है क्योंकि शायरी मेरी रोजी रोटी का माध्यम नहीं है। मैं शौक के लिए करती हूँ। लेकिन हो सकता है जिन्होंने शायरी के माध्यम से कमाना है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी कि भाई उनके लिए ये एक अलग तरह का है ना। तो ये वजह है कि आप सेलेक्टिव हो सकती हैं, आपके पास ये एक बहुत बड़ा आपको ऑप्शन है, बेनिफिट भी है, क्योंकि आप जो है साउंड है आपके पास। ये आपका दाल रोटी का जरिया नहीं है, आपकी शायरी है ना। तो और इसीलिए शायरी आपका पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। करेक्ट, हम सही कह रहे हैं? जी जी, है ना, पैशन है मेरा। हाँ पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। करेक्ट, मतलब उसको आप, है ना, करेक्ट ना। अच्छा, तो जो आप गई हैं मुशायरों में, तो अच्छा इसके पहले एक सवाल, पहला तो हमारा अदब से है कि ये तनकीद होती है, ठीक है, और तो आपको सभी को बहुत आसानी से तो एंट्री नहीं मिलती है अदब की दुनिया में, है ना, और बहुत सारी, और इनका बड़ा सामना करना पड़ता है बीइंग फीमेल। और फिर थोड़ा सा हम माने या ना माने, लेकिन सच ये है कि ये जो मानसिकता है ना अभी भी उर्दू और हिंदी को लेकर के, और बड़े से बड़े लोगों को, शायरों को, शोरा हजरात को, सबको देखा है, सबको सुना है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन एक मेल फीमेल का, और दूसरा कि उर्दू हिंदुओं की भाषा है या नहीं है, ये भी ये होता है। बहुत जगह इसका सामना करना पड़ता है। तो ये दो चीजों को आपने कैसे फेस किया, हैंडल किया? देखिए, कैसे जहां तक सवाल आता है विमेन एंड पोइट्री, ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है। उस पर मैंने बोलना शुरू किया सितंबर 2019 में अपने बज़ के प्लेटफॉर्म से पहली बार, कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। I don't think women are given the kind of treatment they should be given in मुशायरास। मैंने इस चीज के अगेंस्ट भी बोला कि खवातीन का मुशायरा करने की क्या जरूरत है। अगर कोई शायर अच्छा है या अच्छी है तो एक ही मंच पर रखिए। सदियों के बाद आदमी औरत एक मंच पर आए, आप फिर अलग कर रहे हैं। मुझे उसका कोई रीजनिंग नजर नहीं आई। तो कई लोग नाराज भी हैं शायद इस बात से, लेकिन जरूरी है कि मेरी आवाज को मैं दबाऊं, उसका कोई रीजन नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है कि ये जो मुशायरा होता है खवातीन का, ये एक टोकनिज्म है। चलो हमने भी औरतों के लिए कुछ किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता व्हाई शुड देयर बी 2 प्लेटफॉर्म्स ना। एक मुशायरा हो रहा है, बड़ा अच्छा सा मुशायरा है, यहाँ अच्छे कहने वाले आए हैं और पोएट हैं और शायर हैं, हमें शायरात कहने की जरूरत नहीं है। Nobody says poetess anymore, nobody says actress anymore। तो शायरा क्यों?
अब जो भी शोरा आए हैं, जो भी पोएट्स आए हैं, आदमी है, औरत है, अगर अच्छा कहते हैं तो उन्हें दावत दीजिए, नहीं अच्छा कहते तो मत दीजिए। तो ये जो अलग प्लेटफॉर्म बनाना है, इसके मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये टोकनिज्म है, पहली बात। बाकी रही बात मुस्लिम की, तो उस पर मुझे पर्सनली बहुत प्यार मिला है मेरे सारे मुस्लिम फ्रेंड्स से, और वो चाहे शायर हो चाहे शायर ना हो, तो मुझे ये शिकायत कभी करनी नहीं पड़ी। लेकिन लेकिन दूसरी लेकिन पे आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा, काफी कुछ नोटिस किया होगा, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा जो औरों के साथ हो रहा है। डेफिनेटली अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मुझे नहीं करनी, लेकिन मैंने देखा है होते हुए, उसी की बात कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो हमेशा से इन चीजों के अगेंस्ट हूँ कि जैसे मुझे कहा गया था एक बार कि भाई अपना तखल्लुस मीठा मत रखो, कोई उर्दू का नाम रखो, तब लोग ज्यादा पढ़ेंगे। जब मैं नई नई आई थी मार्केट में कारोबार नहीं आई होंगी तो मार्केट में तो बहुत सारा इस्लाम, मतलब सब लोग आपको जो है हाथों हाथ सलाह देने के लिए खड़े होंगे कि ऐसा कीजिए। अनसॉलिसिटेड एडवाइस तो रोज मिलती है, इंडिया में सभी करते हैं भाई। जी इस डॉक्टर के पास जाना, इसके पास मत जाना, ये करना। यहाँ पर जैसे कहा गया कि मीठा मत रखो, तो मैंने कहा कि देखिए, मेरा नाम नहीं, मेरी पोइट्री से लोगों ने कनेक्ट करना है, और तखल्लुस मेरे दिल का होना चाहिए। अगर मेरे तखल्लुस को देखकर लोग नहीं पढ़ना चाहते तो वो मेरे तरह के लोग ही नहीं है। करेक्ट। अच्छा, शायरात के बारे में, शायरात वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें करना है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं शायरात के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्यों ये जो मतलब ये इमेज जो है हमारी, ये क्यों है? इसके लिए हम खुद कितना जिम्मेदार हैं? मैं तो अपना ओपिनियन दे सकती हूँ, आई एम नो अथॉरिटी, लेकिन अपने दिल की बात जरूर कर सकती हूँ। जी। मैं समझती हूँ कि अभी रिसेंटली जब मैंने विमेन एंड डिस्क्रिमिनेशन पर बातचीत की उर्दू पोइट्री के दायरे में, और उस बेसिस पर एक इंटरव्यू आया द हिंदू न्यूज़पेपर में, तो उसके बाद बहुत से लोगों के लाइक्स कम हो गए थे मेरे पेज पर। गुड। तो लाइक ज्यादा होने भी नहीं चाहिए। तो मैं समझ गई कि कुछ लोग खफा हो गए हैं, उसमें से हो सकता है कि काफी सारे हो सकता है आदमी खफा हो गए हों, हो सकता है कुछ औरतें। तो यहाँ फिर एक शायर हैं, नामी शायर हैं, बात हो रही थी, मैंने कहा कि जनाब आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है कम? हाँ, तो उनका कहना ये था कि ये हो सकता है कि जो बातें आप कर रही हैं, maybe there are some women who actually do this and they are not feeling comfortable about it. अब do this क्या है? Do this माने compromise with their self-respect and settle for whatever. So for example, ख़वातीन का मुशायरा अगर मुझे मिलता है और मैं कहती हूँ मुझे नहीं जाना है, तो ये एक कॉम्प्रोमाइज है ना, वो नहीं करना चाहते हैं। और अगर वो मुझे पसंद कर देंगे, मेरी आर्टिकल को पसंद कर देंगे, तो फिर जो जिनसे उन्हें काम मिलता है शायद वो ना मिले, ये उनका कहना था। तो ये इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। दूसरी बार अभी रिसेंटली एक बातचीत हुई थी जिसमें मेरी बहुत प्यारी दोस्त नुसरत मेहदी साहिबा ने बड़े ओपनली कहा कि हम सिर्फ ये ना सोचते रहें कि आदमी ही इस चीज को प्रमोट करते हैं, कई बार औरतों की भी गलती होती है कि वो क्यों औरत होने का फायदा उठाती हैं। बिल्कुल, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि सरासर औरत की गलती होती है, सरासर औरत की गलती होती है, क्योंकि हम कभी भी हमारे साथ ज्यादती तब होगी जब हम होने देंगे, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तब कोई हमारा फायदा उठाएगा। तो वो जो है ना, तो वो जो लालच है मुशायरे में पहुंचने का, डाइस में होने का, पैसे का, व्हाटएवर, शोहरत का, जो कुछ भी, जब आप उस लालच से बच नहीं पाते हैं तब आप उस तरह बढ़ते हैं ना। किसी ये मैं कहती हूँ हमारी इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी शायरी की दुनिया, हमारी
कहीं भी दुनिया लेने देखिए जबरदस्ती नहीं होती है, कभी जबरदस्ती नहीं होती, ये बिल्कुल म्यूचुअल वो है, जब आप राजी होते हैं तो आपका फायदा उठाया जाता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी दीप्ति जी, ये बात से मैं तो इत्तेफाक रखती हूँ कि हमें हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन हैविंग सेड दैट, आप अगर हमारी 70 साल की हिस्ट्री देखिए, पहले की ना लें, इंडिपेंडेंट इंडिया की देखें, तो ज्यादा लोग, ज्यादा पावरफुल पोजीशंस आदमियों के पास रही हैं। तो कभी कभी कोई मजबूरी के तहत अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करता है, मैं उसके साथ एम्पैथी कर सकती हूँ, यानी कि मैं नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं कहती हूँ कि जब एक औरत के पास जॉब भी नहीं है, एक जॉब उन्हें चाहिए और उनके घर में खाने को भी नहीं है, एक मिनट में एक सिचुएशन मंजरकशी कर रही हूँ, और एक आदमी उस चीज का नाजायज फायदा उठाता है, तो यहाँ पर अगर किसी मजबूरी के तहत वो करती है, तो यहाँ मैं इल्जाम आदमी पर लगाऊंगी 100%। देखिए मेरा कहना यहाँ ये है कि इसमें कोई इल्जाम वाली बात ही नहीं है, आपकी बॉडी है, आपका सोच है, आपकी समझ है। नहीं दीप्ति जी, मेरी बात सुनिए, यहाँ इल्जाम की बात है, क्योंकि अगर कोई नाजायज फायदा अपने पावर का, और जो कि मेल डोमिनेशन रहा है, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं, तो ये इल्जाम मैं उनको ही दूंगी पहले कदम पर। दूसरे कदम पर कि कॉम्प्रोमाइज औरत क्यों करे, क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा को इंटैक्ट नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा तो बिल्कुल नहीं रखेगा। यहाँ मैं आपके साथ पूरा इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन पहला स्टेप पे थोड़ा सा हमारा मुख्तलिफ स्टैंड है। देखिए ये हमारा ये मानना है कि यहाँ पे पुरुष को क्या बोले, मर्द को क्या बोले, मर्दों की वृत्तियां भी बहुत तरीके की होती हैं और बहुत किस्म के मर्द होते हैं, तो उनको कुछ कहने से पहले मेरा ये मानने कि पैसा कमाने के 1000 तरीके हैं और इज्जत से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि दाल रोटी से ज्यादा कोई जरूरत होती है मैं समझती हूँ, लेकिन मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास दाल रोटी भी ना हो और बच्चे भूखे हों, तो उस वक्त उस औरत को सोचने पे मजबूर किया जा सकता है। एक एक्सट्रीम की बात कर रही हूँ, एक्सट्रीम की। देखिए मैं कहती हूँ प्रोस्टिट्यूशन की बात कीजिए आप, कोई औरत मर्जी से प्रोस्टिट्यूट नहीं बनती है। इसमें भी बहुत फर्क है, इसमें भी ये भी बड़ा मतलब बहस का मुद्दा है ये, कि बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में मर्जी से हैं। इसको हम साइकोलॉजिस्ट मेरी सोच में ये बात नहीं उतरती। मैं ये जरूर कहूंगी, जब वो अपने आप को वहां पाते हैं तो कंप्लेसेंट हो जाते हैं एंड दे कंटिन्यू, बट यू नो समथिंग, एनी वुमन इफ आई गो एंड कनेक्ट विद हर साइकी is not happy being a prostitute. इस कॉम्प्रोमाइज के साथ उनके अंदर का जो दर्द होता है, मैंने महसूस किया है। मेरी एक दोस्त ने एक प्रोजेक्ट किया था जीबी रोड, बहुत पुरानी बात है, जब हम पढ़ते थे। मैं सच बता रही हूँ आपको, ये लगता है कि उनकी मर्जी है, वो जाना चाहे तो छोड़ सकती हैं। नहीं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि हमारा जो समाज है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। आज की तारीख में भी जब इतना, ये तो कोरोना ने रोक दिया, वरना हर रोज गैंग रेप की खबरें होती थी। ये जो सिख मेंटालिटी है, ये जो सिख मेंटालिटी है, इसको दूर करना है हमें। ये तो है ही है, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको तो, इसमें तो बहुत काम होना बाकी है। मतलब आप देखिए कॉर्पोरेट में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस देखिए, बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं। मी टू वाला देखिए क्या सिलसिला हुआ था, कैसे कैसे लोगों के नाम आए थे, औरत ने कहा नहीं था मेरे साथ करो। तो यहाँ आकर मुझे देखिए एक सेकेंड, हम एक चीज कहना है, आपने कभी वो शेर और बिल्ली वाली कहानी सुनी है? मतलब आप, बिल्ली होती है इतनी सी, ठीक है, आप उसको दौड़ाइए, वो भागेगी और वो भागती जाए, एक लिमिट ये आएगी, अगर सामने जो है दीवार है और वो नहीं भाग सकती, तो वो जब पलट के ऐसे करती है ना, तो आप भी डर जाते हो, पूरा आदमी डर जाता है उस छोटी सी बिल्ली से, उसका जो वो जेस्चर होता है। तो कहना मेरा, ये जो डर है, जो ये खौफ है, इससे जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, बेशक, ठीक है ना, तो ये एक अंदर से हमको ये लाना पड़ेगा, हम औरतों को, हर औरत को ये अंदर से ये कॉन्फिडेंस, ये सिक्योरिटी खुद की, अपने आप की, और इसके लिए औरत के साथ जुड़ना भी जरूरी है। एक चीज और, अगर हम अपने आप को कमजोर मानेंगे
तो डेफिनेटली हम कमजोर रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम ये मान लेंगे हम कमजोर नहीं है, वो ताकत आएगी। मैं टोटली एग्री करती हूँ। 4 आदमियों से 5 आदमियों से औरत नहीं लड़ सकती, तो 4 आदमी 5 आदमियों से तो आदमी भी नहीं लड़ सकता, बेशक, वो तो बात ही अलग हो गई। लेकिन अगर इस किस्म की कोई भी सिचुएशन आती है तो हम ये पहले से क्यों मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं, हम दबे हुए हैं, हमें डर है। व्यू ऑन दैट कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना हर औरत का फर्ज है। बेशक, बेशक। और उसको अगर हम पहचानते हैं तो लोगों की हिम्मत भी नहीं होती है। वैसे आपसे एक बात बताएं, ये जो असर्टिव औरतें होती हैं ना, जो अपनी हिम्मत पहचानती हैं, हमारे देश में उन्हें अग्रेसिव कहा जाता है। तो कहने वालों को कहने को क्यों से क्या फर्क पड़ता है? Frankly, I don't bother about it. अगर हम लोगों ने इन बातों पे ध्यान दिया होता तो आज हम और आप यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते। कहाँ बैठे होते? इस सब्जेक्ट पे तो बात नहीं कर सकते थे। सच बता रहे हैं लाइव पे, है ना, कि जिसका जो मतलब हम सबको बता ही रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या विचार हैं। और अच्छा, एक सवाल और है हमारा कि हर फील्ड में ये माना जाता है और होता भी है, गॉडफादर जरूर होते हैं। तो फादर को अब्यूज मत कीजिए। गॉडफादर ये इंडस्ट्री में ये हम नहीं कह रहे हैं, नाम अच्छा दिया गया है, लेकिन बड़ा ही जी नाम अच्छा दिया गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई बुरा होता है, मैं ये मानती हूँ कि कई बार हाँ, ये तो असूल है कि कुछ अच्छे भी होंगे लोग, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में ये सब जो पावर का नशा होता है, लोग उसको मिसयूज करते हैं। ये कहानी बहुत ही घिनौनी है और हमें चाहिए कि हम जहां तक हो सके इन चीजों को नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। 1 सेकेंड, हम कुछ और कह रहे हैं। हम इसकी बात, हम ये कह रहे हैं जो ये हमारे सो कॉल्ड गॉडफादर होते हैं, ये आपको बहुत प्यार से, बहुत संभाल के, बहुत सोसाइटी से बचा के, इन सारी चीजों से आपको आपकी उंगली पकड़ के आपको वहां तक ले जाते हैं कि मैं आपको ये बनाऊंगा या मैं आपको वो बनाऊंगा। बहुत सारा प्रोटेक्शन देते हैं। सब पोइट्री में भी हैं, उसी की बात है। हाँ, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि मेरे बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता या अपनी जगह बना नहीं सकता या कुछ, मतलब हर जगह, मतलब जिसको अगर कहें तो गढ़ बने हुए हैं लोगों के। और साहित्य की दुनिया मठाधीश बैठे हुए हैं, मठाधीश बैठे हुए हैं और वो बताते हैं कि हाँ, ये कवि है, ये नहीं है, ये शायर है, ये नहीं है, और बहुत सारी कहानियां हैं। तो सबके अपने अपने मठ बने हुए हैं अलग अलग। अब आपको इसमें जाना है, आप चूज करें। तो उन सबसे अलग रह के अपनी राह पे जो आप चल रही हैं, तो उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि क्योंकि बिना इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस हुए, मतलब होता है ना कि रहना पानी में है और मगर से बैर भी है ना, और रहना है तो ये मुश्किल काम होता है। और वो डॉन का डायलॉग ले लेते हैं ना, नामुमकिन नहीं है। डेफिनेटली। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब बात करके। अच्छा, आप हमको ये बताएं कि ये तो रहा एक सफर, आप तो इस पूरी जर्नी के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा जीवन है, इसका मकसद क्या है, क्यों आए इस धरती पर? बड़ा मुश्किल सवाल है दीप्ति जी। मुझे लगता है मतलब अपने लिए, अपने, मतलब हम सबके लिए तो जनरलाइज नहीं कर सकते इसको। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी में मैं बता सकती हूँ कि मेरी जिंदगी किस चीज के बारे में रही है जी, और मैं समझती हूँ मैंने उसको जिया भी है और उसमें बिलीव भी करती हूँ। मेरी जिंदगी में सबसे अहम एक लफ्ज है प्यार मोहब्बत का। फैमिली, लव, अफेक्शन, केयर, शेयरिंग, इकट्ठे बैठ के खाना खाना। मुझे अगर आज कोई कहता है ये बज़्म, ये सब चीजें मैं छोड़ दूं क्योंकि मुझे वो सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ मिल सकता है, अब हमारा बच्चा यहाँ नहीं है क्योंकि जॉब के सिलसिले में जाना पड़ता है, तो हम अपने वक्त को भर देते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी का बिगिनिंग एंड एंड इज लव रिलेशनशिप्स।
फैमिली, दोस्त, प्यार, मोहब्बत, और यही मीनिंग है इंसानी जिंदगी का। मुझे तो और नजर नहीं आया, चाहे वो फूलों से मोहब्बत हो, आजकल मुझे बेसिल से हो रही है जो मेरे घर में उगी हुई है। जी देखो तो मेरे घर में फूलियां बहुत सी आती हैं, हमेशा से आती हैं, सिर्फ कोरोना के बाद नहीं आई हैं, मतलब उनके लिए जगह रखी हुई है पेड़ पौधे, मेरे लिए वो भी प्यार है। और मैं छोटी छोटी खुशियों को ज्यादा ढूंढती हूँ, मुझे बड़ी खुशियों से कुछ नहीं मिलता। बड़ी खुशी माने ये अवार्ड, ये फला $1 मिलियन, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी होती है अगर सपोज मैंने एक कप चाय बनाया और आपके चेहरे पर ये अरे वाह क्या चाय है, खाना बनाया आपको अच्छा लगा, इकट्ठे बैठे, अगर दिल में दर्द है तो किसी से बात कर पाए और उस आपस में एक दूसरे का दर्द कम कर पाए, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाए। मेरे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, अगर मैम 10 मिनट मिलेंगे, हाँ बैठो, बैठते। कई बार मैं 6 बजे घर आती थी क्योंकि उनकी कोई परेशानी थी, और फिर जब उनका चेहरा उस एक राहत दिखती है जी, जिंदगी यही है। मुझे तो और कुछ नजर नहीं आता। पैसा इतना जरूर चाहिए कि मांगना ना पड़े, हाँ। बस। एक गजल अता हो जाए। जी जरूर, वक्त भी हमारे पास कम है तो एक सुना देती हूँ। इससे पहले कि मैं सुनाऊं, मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त यहाँ हैं। दिलदार देलवी साहब हैं, मनोज शुक्ला जी फ्रॉम लंदन, देन वी हैव राजीव भाटिया, वेरी डियर फ्रेंड, ओशिन भी आई थी, तारा जी आई हैं, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं। मैं कुछ नाम शायद भूल भी रही हूँ। हाँ, आप हम भी बहुत सारे। जी, तो क्या है कि ये सिलसिला जो है बातचीत का, ये न रुक, ये आप सबके कमेंट्स जो हैं वो देख तो रहे हैं, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आगे जब कभी हो तो हम लोग इतने रवा दवा हो जाएं कि बात भी कर लें और कमेंट्स भी साथ में ले। हाँ, अजरा जी, शुक्रिया। तो मैं ये एक 4-5 अशार हैं इस गजल के, जो कि मेरी अपनी बहुत पसंदीदा गजल है और उम्मीद है आप सबको भी अच्छी लगेगी। और ओशिन यहाँ बैठी हैं। ओशिन, तुमने तो ये गजल गाई थी, तो हाँ ये बहुत प्यारी गजल है और ओशिन के साथ ये मार्केट में भी लाने वाली हूँ मैं। तो कंपोज किया बच्ची ने। ये आरज़ू है कि अब कोई आरज़ू न रहे। वाह, ये आरज़ू है कि अब कोई आरज़ू न रहे, किसी सफर किसी मंजिल की जुस्तजू न रहे। क्या बात। ये एक्चुअली मेरी कैफियत यही है आज जिंदगी में। अजीब दिल है, इसी दिल का अब तकाजा है, किसी भी बज़्म में अब उसकी गुफ्तगू न रहे। वाह, क्या बात। शुक्रिया। मजा तभी है मोहब्बत में गर्क होने का, मजा तभी है, थोड़े तेवर हैं इस शेर में, मजा तभी है मोहब्बत में गर्क होने का, मैं डूब जाऊं तो ये हो कि तू भी तू न रहे। वाह, क्या बात। बताओ उनकी इबादत कबूल क्या होगी, बताओ उनकी इबादत कबूल क्या होगी, नमाज इश्क में जो लोग बावजू न रहे। बहुत अच्छा। और इसका आखिरी शेर है, खुदा बना दिया उनको मेरी मोहब्बत ने। ये सारी खवातीन के नाम है। जी जी जी। हम लोग प्यार करते हैं तो इतना सर पे चढ़ा देते हैं ना किसी को भी, तो ये उन औरतों के नाम। खुदा बना दिया उनको मेरी मोहब्बत ने, हमेशा दिल में रहे और रूबरू न रहे। वाह, अच्छा है। वाह 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 वाह, ये फिर से पढ़े, बहुत अच्छा शेर है। खुदा बना दिया उनको मेरी मोहब्बत में, हमेशा दिल में रहे और रूबरू न रहे। ये आरज़ू कि अब कोई आरज़ू न रहे, किसी सफर किसी मंजिल की जुस्तजू न रहे। शुक्रिया। थैंक यू अमिता जी। आप आई, हम लोगों ने बातचीत की, हमने दिल खोल के बात की। वो बातें जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं करनी चाहिए, हमने वो बातें भी की और हम करेंगे और हम करते रहेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दीप्ति जी। मुझे लगता है बहुत सेशंस होते हैं, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ उठाया मैंने इस बातचीत में। और
एक एक रिलीफ महसूस होता है जब हम लोगों से जुड़ पाते हैं, दिल की बातें बिना छुपाए और बिना उसको शुगर कोट किए कहने में। तो इसलिए आपका शुक्रिया कि आपने ये प्लेटफॉर्म रखा और मुझे दावत दी। थैंक यू अमिता जी, थैंक यू सो मच। आप ऐसे तो नहीं ना छुट्टी ले सकती हैं, एक शेर तो सुना दी, मेरी पसंद का है तो है। ऐसे तो फिर आधा रह जाएगा ना, कुछ अधूरा सा। अच्छा ठीक है, हम सुना देते हैं जी। वो नहीं स्नेहा, हाँ आओ बच्चे, तुम लोग को हम अभी थोड़ी देर बाद में मिलते हैं। ये इतने सारे अच्छे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं। और आप लोग के कमेंट वाकई। हेलो शालिनी, शालिनी का शब्द, थैंक यू बोथ ऑफ यू। हम नहीं ले पा रहे क्योंकि हमें लगता है कि ये मिली है अमिता जी बड़ी मुश्किल से, तो इनका वक्त हम जो है मैं भी आपके लिए यही कह सकती हूँ। तो आप फिर सुनाइए मेरे लिए। है तो है सुनना है कि कुछ और है तो है ही सुना देते। मुझे वो बेकरारी वाली भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, करार दे कि मुझे और बेकरार किया। जी जी जी, वो भी। चलिए अमिता जी आप ही कहें, आप ही को ये जो थोड़ी सी गुफ्तगू रही उसके बाद एक करार दे कि मुझे और बेकरार किया। क्या बात है। करार दे कि मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। करार दे कि मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया। वाह वाह, क्या बात है। कि गजब तिलिस्म की गम और खुशी का फर्क गया। वाह, गजब तिलिस्म की गम और खुशी का फर्क गया, रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, मुकर्रर। गजब तिलिस्म की गम और खुशी का फर्क गया, रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया। अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। क्या बात है, क्या बात है। अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतजार किया। क्या बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके अंदर की वो जो हसास औरत है वो वाज़े तौर पर नजर आती है हर शेर में। And I actually want to say I'm very proud of being a woman. I'm never going to be apologetic about being a strong and an assertive woman. Yes. I find one in you as well, Dipti ji. Thank you so much. Thank you अमिता जी। हमको तो तलाशी रहती है उन औरतों की जो 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 मुझे अपने जैसी लगती है, उनमें कुछ ऐसा। और वाकई मतलब आप लोग ना फिर डबल एनर्जी देते हो, उत्साह देते हो, हौसला देते हो। ये हमारा आपस का है, आपसे मुझे मिलती है, ये सच बात है। इसीलिए मैंने एक लाइन कही थी कि हर औरत से एक रिश्ता अलग बनाना चाहिए, जो प्यार का रिश्ता हो, अंडरस्टैंडिंग का हो, एम्पैथी का हो। एक बहुत प्यारी दोस्त है यहाँ पर, प्रियंका रानू। आई जस्ट वांट टू से हेलो एंड थैंक यू प्रियंका फॉर जॉइनिंग फ्रॉम द यूएस। बेचारे सब फंसे हुए हैं कमरों में। थैंक यू प्रियंका जी। तो हमारा वक्त हो चला है और इसके साथ जया जी भी आई हुई थी। जया जी एक बहुत प्यारी हैं और ये भी यूएस बेस्ड हैं। बहुत प्यारे प्यारे लोग जुड़ रहे हैं। रहीना दलवी जी, वेरी नाइस प्रोग्राम। असीमा, स्ट्रॉन्ग वुमेन इंस्पायरिंग द वर्ल्ड। शुक्रिया। असीमा बहुत अच्छा काम करते हैं। बेशक। हाँ, देखिए अब हम लोग थोड़ा ठहरे हैं अपने बातें करते करते, तो आप लोग के कमेंट्स भी जो है अब पढ़ रहे हैं। दोनों को मेरा आदाब आदाब मनीष। तो फिर मन तो नहीं करता है जाने का। ऐसा करते हो ना, अगली बार मैं आपको बुलाती हूँ, फिर और बातें करते हैं। ये अच्छा सिलसिला जारी रहे।
चलिए, तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं और आपसे फिर किसी दिन ऐसे ही मुलाकात हो जाएगी शाम को 6 बजे, टाइम मेरा फिक्स है। तो थैंक यू अमिता जी, थैंक यू सो मच। Thank you everyone for coming. थैंक यू। Bye bye. तो दोस्तों, अमिता जी से ये थी मुलाकात। मुझे आपको अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अमिता जी एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, तो उनसे मिलके मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने चाहा कि आप लोग भी मिलें और आप भी उस फीलिंग को महसूस करें, जैसा कि जो मैं महसूस करती हूँ। तो ये मेरी एक छोटी-सी कोशिश थी। और इसके बाद हाँ, जो आप लोग जो मेरे फॉलोवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो मुझे सुनना चाहते हैं, मैं इतने दिन से कुछ नहीं सुना रही हूँ आप लोगों को, तो आप नाराज़ ना हो। मुझे मालूम है मैं आपके कमेंट्स भी नहीं ले पाई हूँ। अभी जा रही हूँ, 15 मिनट बाद मैं दोबारा आऊँगी आप लोग, ठीक है? थैंक यू। हाँ।